अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज हम जो है आईएमए की और हीरा गोल्ड की दोनों की अपडेट इस यूट्यूब चैनल में दे रहे हैं। आईएमए की अपडेट दरअसल मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का जो केस की सुनवाई है वो जनवरी में होगी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत खामोश हूँ। ठीक है। और जनवरी में एक 5-6 केसेस की हियरिंग है आईएमए को लेकर के, और लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी अपडेट दी जा रही है। और फिलहाल जो है आप लोगों को जनवरी में जो काम करना है वो मैं जो पोस्ट कार्ड के बारे में बताया था मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब की बात को लेकर के, वो हम ज़रूर जो है आपको अपडेट देंगे, क्योंकि अभी कोर्ट के हॉलीडेज चल रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसको जनवरी के महीने में इसकी मुहिम छेड़ें। और रही बात हीरा गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आगे देखते रहिए। पहले मैं ये आईएमए की जो है ख़त्म कर देता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि ईडी का जो है 1000 करोड़ का मसला जो है वो जनवरी 30 तारीख को जो है उसकी कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, उसकी डेट 30 तारीख है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों को ज़रूर जो है आईएमए के ताल्लुक से बताया जाएगा। अब रही बात जो है हीरा गोल्ड के बात दरअसल ये है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा हो रही है। फरहान रशीद पागल है, फरहान रशीद सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लोगों में जो है बहुत सारी जो है इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन चंद ऐसे रिपोर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं जहां पे मैं लोगों को बता सकूं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्यों मैं लोगों को जो है ईओडब्ल्यू और तेलंगाना की सीसीएस को जो है ईमेल भेजने की ईमेल नहीं, लेटर भेजने की बात कर रहा हूं। और लेटर भेजने से आप लोगों को क्या फ़ायदा है और इससे आपको नुकसान होगा तो क्या नुकसान है, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे आप नॉन कंप्लेनर्स हो या एसएफआईओ के क्लेमेंट्स हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। और जो लोग मुझे कहते हैं कि आप छोटा वीडियो बनाओ, प्लीज़ आप मेरे चैनल में आप वीडियो नहीं देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रूफ के साथ बनाता हूँ। और मुझे डिटेल में जब तक पब्लिक को मैं समझाने के लिए जब हो ही नहीं सकता कि अगर मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा या 5 मिनट की भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लोगों को जो है सही चीज़ जो है समझा सकता हूं। यही वजह है कि मेरे वीडियो ज़रा लंबे रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो अभी मैं सीधा सीधा जो है पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले जो है लेटर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जो है ये जो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हम जो है ये ईडी की रिपोर्ट है ये। हालांकि यूट्यूब चैनल में किसी और ने भी पढ़कर सुना दी है, लेकिन ये आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ ईडी की रिपोर्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। साथ के साथ मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजन में कुछ चीज़ें जो है बताना चाह रहा हूँ। और मेरे पास जो है यहाँ पे एसएफआईओ की रिपोर्ट भी है, एसएफआईओ में क्या था क्या हुआ, एसएफआईओ की चीज़ें जो है वो भी है यहाँ पे। उसके बाद ये टोली चौकी की ज़मीन का किस्सा है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, ये भी ईडी की रिपोर्ट है। उसके बाद हमारा लेटर का जो है बातचीत, वो भी हम इसी यूट्यूब चैनल में बात करेंगे। पहले हम जो है पॉइंट पे बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, ये जो है नौयारा शेख को कहा गया था 11 नवंबर 2024 को कि आप जो है लिस्ट दो प्रॉपर्टीज़ की, और जो 580 करोड़ या 580 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की हो। तो नौहारा शेख ने जो है, उनके वकील ने जो है वो नायना टावर्स और हीरा फूडेक्स की ऑफिस जो है वो दिया था, कॉर्पोरेट ऑफिस वो सब दिया था। और वहाँ पे कपिल सिब्बल साहब ने जो दिया था वो बोले थे कि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है करके। वो 600 करोड़ का खुलासा इस रिपोर्ट में होता है। तो ये 600 करोड़ की प्रॉपर्टी जो पूरे डिटेल में हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो है ये ईडी ने बनाया है रिपोर्ट, ये ईडी ने यहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया है। तो इन्होंने क्या किया है, वैल्यूएशन के लिए जो कहा गया था, एक कॉम्पिटेंट वैल्यू जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जो वैल्यूएशन करते हैं उन लोगों को, तो इन्होंने जो है यहाँ पे उसके अलावा एक सेलिंग एजेंसी होती है जो ई ऑक्शन करती है, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन MSTC, उनसे भी जो है उन्होंने एक अग्रीमेंट की है। और तमाम डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे नायना टावर्स के जो है वो उसके बारे में दिखाता है। ये देखिए, ये पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऑक्शन से पहले ये नायना टावर्स की जो है ऑक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये नायना टावर्स का और ये फूडेक्स का, हीरा फूडेक्स का
और ये नैना टावर्स का, ये गवर्नमेंट वैल्यू अप्रूवल बोल के। तो यहाँ पे इनके बताए गए हैं, ये देखिए ये श्री मधु जो हैं ये SBI के हैं गवर्नमेंट वैल्यूअर, और ये श्री YVNN शर्मा जो हैं ये नव निर्माण एसोसिएट्स, ये MSTC के वैल्यूअर हैं। तो ये थोड़ा सा सेकेंड वाला जो है ये इनका मैं बाद में खुलासा करूँगा, ये तो थोड़ा कम ही वैल्यू दे रहे हैं। और श्री रविंद्र बाबू एम्पैनल्ड वैल्यूअर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वैल्यूएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन निकालने के समय जो SBI के तरफ से जो आया है वो नैना टावर्स के लिए 61.96 करोड़ बताते हैं, और जो ये हीरा फूडेक्स की ऑफिस जो बिल्डिंग है उसको ये लोग कहते हैं कि मतलब ये 77.32 करोड़ की है। तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर भी देते हैं तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे हम लोगों को अभी तक रिकवरी कितनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 61.96 प्लस 77.32, सो 139.28 करोड़, लगभग 140 करोड़ जो है SBI के वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे तो 140 करोड़ आती है। और ये जो एजेंसी जो ऑक्शन करती है उनके हिसाब से जाएंगे तो नैना टावर्स का 41.8 करोड़ बताते हैं और दूसरा जो है 30.49 करोड़, तो कम वैल्यू आ रही है यहाँ पे। देखो ये जो है यहाँ पे हम लोगों को अगर ऑक्शन में चला जाता है तो थोड़ा कम ही वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो 71.61 करोड़, 70 करोड़ से ज़्यादा ऑक्शन में जो है नहीं मिल रहा है बोल के, उस हिसाब से ये श्री रविंद्र जो है वो जो ऑक्शन करती है ऑनलाइन उनकी एजेंसी कह रही है। फिर तीसरा वैल्यू है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनका वैल्यूएशन जो है नैना टावर्स का 56.95 है, ठीक है, 56.95 है, प्लस उसके बाद 59.5 करोड़ है, तो 116 करोड़ बता रही है। देखो ये 116 करोड़ बता रहे हैं, और अगर एवरेज भी निकाल के चलते हैं कि तीनों का एवरेज निकालते हैं, किसी का ये किसी का ऊपर है किसी का नीचे है, तो ये एवरेज 53.36 प्लस 55.77, तो 110 करोड़ रुपए जो है एवरेज निकल के आता है यहाँ पे। तो नहरा शेख को 580 करोड़ देना है, तो 580 करोड़ में 110 करोड़ अगर माइनस किया जाए तो 580 करोड़ में 110 निकालेंगे तो 470 करोड़ नहरा शेख को और प्रॉपर्टी देनी है। तो उसके सिलसिले में जो है यहाँ पे पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया था, विदायक पेटिशनर टू फर्निश फुल करेक्ट एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ओन बाय हर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्स विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते के अंदर नहरा शेख को जो है बाकी के प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी थी, जो पूरा 580 करोड़ जमा होना है, जो वो अभी तक नहीं जमा की है। पिछली हियरिंग में भी यही हुआ था। ये देखिए ये पूरा वैल्यूएशन का रिपोर्ट है, डिटेल्ड है। ये देखिए ये पूरा लेटर्स है, इतना आप लोग देखिए यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, पूरा लेटर लिख के ये पूरा वैल्यूएशन करके बता रहे हैं। ये लेटर्स पूरा अटैच किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें पूरा पढ़ने के लिए जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और लोग भी जो है इंटरेस्टेड नहीं है। पहले से ही लोग जो है मुझे जो है कमेंट्स में डालते हैं कि आप वीडियो छोटा बनाओ, तो ये वजह है कि मैं इसको जस्ट नीचे लेके जा रहा हूँ और आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड सेल डीड वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो इसका ये देखो इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जो नो ब्रोकर की वेबसाइट है उसमें भी चेक किया है, फिर इन्होंने नो ब्रोकर की गए, उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी वन, ये तमाम चीज़ें जो है रजिस्ट्रार स्टैम्प ड्यूटीज़ डिपार्टमेंट वहाँ पे चेक किया है, फिर इन्होंने ईसी चेक किया है, बहुत अच्छे से चेक किया है, ऐसा नहीं कि मतलब चेकिंग नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने मैजिक ब्रिक्स में चेक किया अलग वेबसाइट में, उसके बाद इन्होंने फिर से जो है वेबसाइट में जाके क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक दूसरे वेबसाइट में भी चेक किया है। 1-2-3 वेबसाइट जो रहते हैं जो प्रॉपर्टी की सेल करते हैं ऑनलाइन, उन तमाम चीज़ों को इसके फोटोग्राफ्स अटैच किए हैं, ठीक है, वो जाके वहाँ पे चेक किए बोल के। तो ये वैल्यूएशन, टेक्निकल वैल्यूएशन रिपोर्ट पूरा यहाँ पे जो है सबमिटेड है, ये कोई मामूली बात नहीं है। रुके रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, इसमें मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये टोटल जो है बड़ा फाइल है ये। किसी को फाइल चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरा रिपोर्ट आप लोगों को दे सकता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे कंपेयर भी किया है, हर चीज़ का डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये देखो हर डिटेल उन्होंने जो है यहाँ पे डाला है। वैल्यूएशन कितना हुआ, क्या है, लैंड का रेट क्या है, ये देखो मामूली बात नहीं है, डिक्लेरेशन भी दे दिया है। ये फिर स्क्रीनशॉट है, कहाँ है लोकेशन, कहाँ की प्रॉपर्टी है, हर चीज़। ये देखिए ये कोई प्रॉपर्टी है 99 एकर्स का होगा शायद, उसका लिस्टिंग का इन्होंने डिटेल्स दिया, फोटोग्राफ्स डाले इन्होंने हीरा फूडेक्स का, ये देखिए बिल्डिंग का, तो ये बिल्डिंग है हीरा फूडेक्स बिल्डिंग, इसकी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट इन्होंने दिया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब टेक्निकल वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, और इसकी सेल डीड वगैरह वगैरह सब कुछ जो है आ जाता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हर चीज़ का डिटेल जो है यहाँ पे डाला गया है। ये देखिए ये हर चीज़, एवरीथिंग है, बंजारा हिल्स, उसके बाद बंजारा हिल्स कंपेरेबल 1 ये 2 दूसरे प्रॉपर्टीज़ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसकी कंपैरिजन किया है। हर चीज़ जो ईडी ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 99 एकर्स की रिपोर्ट निकाली है, मैजिक ब्रिक्स की निकाली है, नो ब्रोकर की निकाली है, ठीक है। और आई मीन ये जितना भी इन्होंने जो है देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट वैल्यू 2 किलोमीटर इंटीरियर, वहाँ का क्या रेट है, पूरे स्क्रीनशॉट्स के साथ हर चीज़ का जो है इन्होंने चिट्टा खोल के रख दिया है। ये एक प्रॉपर्टी के डिटेल्स, आपको जो भी चाहिए वो तमाम चीज़ें जो है। उसके बाद बाकी के जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स भेजने को कहा गया था, ईडी ने जो कहा था कि ये जो है ceo@hiragroupbackoffice.biz करके, ये नौहरा शेख की ऑफिस का ईमेल आईडी है, तो इनको एक ईमेल करा था ये ईडी ने। वो आपने सुना था पिछली बार जब हियरिंग हुई थी 17 दिसंबर 2024 को, उस दिन ये कहा था, उस दिन हियरिंग में आपने वीडियो देखा है तो। प्लीज रेफर टू ऑर्डर डेटेड 11/11/2024 ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन सो एंड सो नंबर अराइजिंग आउट ऑफ impugned final judgment and order dated 18/10/2024 number 31 of 2020 passed by Supreme Court filed by Nohara Sheikh and others versus at para 8 of the said order page number 11, the Honorable Supreme Court has passed following order having regard to what has been stated in the photograph 8 of the report filed by the ED Enforcement Directorate. We direct the petitioner to furnish full, correct and complete details of the other properties owned by her free from all encumbrances within a period of 2 weeks from today. तो आज से नवंबर 27 को उन्होंने 2 वीक का टाइम दिया ईडी ने। नवंबर 27 को, ये 2 हफ्ते के अंदर आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स, वंस द इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स अदर प्रॉपर्टीज फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस इज फर्निश्ड to the enforcement directorate, it shall proceed further at the earliest to put those properties also to action and try to recover maximum amount so that ultimately whatever amount is fetched can be distributed among the investors. Till date this office has not received such details. It is requested to provide full, correct and complete details of other properties owned by you which are free from all encumbrances in compliance to the order of the Honorable Supreme Court. The issues with the approval of the Joint Director. ठीक है। उसके बाद नौहरा शेख ने जो उन्होंने ईमेल किया था कि आप जो है, आपको कहा गया था ऑर्डर में कि आप जो है 2 हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी के डिटेल्स दिए दीजिए ताकि ये 580 करोड़ की प्रॉपर्टीज पूरे वैल्यूएशन निकल जाए, ताकि जो 580 करोड़ जो SFI के लोग हैं हम उनको पैसे देने की सोच सकते हैं। तो नौहरा शेख के जवाब में जो है, उनको जो है जवाब में ये आया है कि ये देखिए यहाँ पे इनको जवाब में आया है, डियर सर, विथ रेफरेंस टू द ईमेल डेटेड 27 नवंबर 2024 द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्टिंग documents as per the Honorable Supreme Court of India's order dated 11 November 2024 page 11 regarding the properties owned by the company free from all encumbrances, we submit the following. The properties referenced are currently under attachment with your department. यानी कि आपके डिपार्टमेंट में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं आपके पास ही हैं। मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज ईडी ने सीज किया है वो तमाम चीज़ों को बेचने के लिए उन्होंने ईमेल वापस किया है। Kindly find the required documents attached herein with your review and records as part of our compliance with the Honorable Supreme Court directives. तो इन्होंने क्या कहा कि हमने जो है ये ईमेल जो भेजा था आपने, उसको रिस्पॉन्स में आपको हमने ये जो भी है आप उसको
जितने भी ईडी ने सीज किया प्रॉपर्टीज उसको बेच दीजिए और आप पब्लिक को पैसा दीजिए करके इन्होंने ईमेल से रेस्पॉन्स दिया। तो इसको वैसे ईडी ने जो है उसको रिजेक्ट किया है। With reference to your trailing dated, is informed that your submissions are factually incorrect and not based on true facts. The Honorable Supreme Court ये फलाना इन्होंने कहा having regard to what has been stated in photograph 8। तो यहाँ पे आपको incumbency, however, from the email dated 30/11/2024 is evident that the details of the property submitted by you is mere repetition of the properties figuring in the provisional attachment orders issued by this office and not as per the specific directions of the Honorable Supreme Court. Several properties figuring in are encroached are illegally disputed, having third party interest, etc., and same is in your knowledge. Moreover, details of unattached properties have been submitted by you. मतलब जो है, जो हमने अटैच कर दिया है प्रॉपर्टी, उसमें ये दो प्रॉपर्टीज की जो लिस्ट हमने ऑक्शन के लिए बात करी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो छोड़ करके बाकी तमाम प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई लोचा है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसमें किसी ना किसी का जो है हाथ है, इसमें लोचा है, इसमें लिटिगेशन है, ये उसको बेच दिया, उसके सर उसको बेच दिया, इसको बेच दिया। तो तुम यहाँ पे कहीं से भी ये लिस्ट जो है, मैं इसको हम लोग जो है लोगों को पैसा देने के लिए इसमें उतना आसान नहीं है। तो आप जो है कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जो आप जो है सेल के लिए सेल करके पब्लिक को पैसा देना चाहते हैं, उसकी लिस्ट दीजिए, ना कि अब जो है हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोविजनली अटैच किया वो प्रॉपर्टी की लिस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारा लोचा है। अब नए प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दीजिए करके ईडी ने जो है उनको बताया। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 18 ऑफ द टेबल हाउसिंग, ये ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 15 एट मेज 1071 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू इज फिल्म नगर। Agreement Saket Monday, Hyderabad was initially given to you on rent and subsequently sold to one Shri Bandla Hitesh, ये बांडला गणेश की बात है ये, और 24 and at 25 crores, and towards such sale of the property you had received an advance to the tune of rupees 3 crore। तो तुमने ऑलरेडी 3 करोड़ का प्रॉपर्टी एडवांस ले लिया, 25 करोड़ को तुमने बेचने के लिए ये जो है वो फिल्म नगर की प्रॉपर्टी तो ऐसा कर दिया है तुमने, तो इसमें भी एक लोचा है, तो हम इसको कैसे बेचेंगे, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय दिस ऑफिस व्हेन the fact regarding confirmed attached status of the said property came to the knowledge of the Shri Bandla Ganesh, he had filed। तो यहाँ पे बांडला गणेश ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लेंट की, एफआईआर है, उसके ऊपर एक पेंडिंग प्रॉब्लम है। फर्दर व्हेन एविडेंस नोटिस श्री बांडला गणेश वाज सर्व्ड बाय द ऑफिस, ही हैज गॉट एन इंटरिम स्टे फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना in the matter of IA number 01 of 2024 in रिट पेटिशन 29225 ऑफ 2024। यानी कि इसके पास ऑलरेडी केस चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे बेचेंगे, कैसे बेच करके हम पब्लिक को देंगे, ये जो है ईडी कह रही थी। तो ये कितनी झूठी है, देखो ये तुम्हारी आपा, ये आपा मासूम है या मुजरिम है, आप ही तैर करो। उसके बाद वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको जो है प्लीज़ मेरी राय मानिए, पूरा ज़रूर जो है वीडियो देखिए, क्योंकि डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत बता दिया और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फर्दर, अपार्ट फ्रॉम द सेट confirmed attached property, you have also sold some other confirmed attached properties of this directorate, thereby created third party interest, implying thereby that the said properties cannot be taken to be free from encumbrances। यानी कि एग्रीकल्चर की 3 लैंड तुमने बेची है। अब ये देखिए, अतीक मोहिउद्दीन को बेचा है तुमने एक प्रॉपर्टी, ठीक है, 2023 में। उसके बाद मोहम्मद अत्तर अहमद को बेचा है, फिर मोहम्मद अब्दुल मिनहाज को बेचा है। ये 3 प्रॉपर्टी के डिटेल्स एग्जाम्पल के तौर पे बता रही है, अभी बहुत कुछ हुआ है बोल के ईडी बता रही है। Of the above, it's clear that you have not complied with the orders of the Honorable Supreme Court by submitting the details of the properties on 30/11/2024, which is after the 2 weeks period directed by the court. Further, the details submitted are not fully correct as elaborated above. Thus, you are requested to strictly comply with the directions of the Honorable Supreme Court and furnish full, correct and complete details of all the properties owned by you in your own name, names of the relatives or associates or benamis, which are free from all encumbrances, so that the same can be auctioned and maximum amount can be returned to investors।
यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है, यहाँ पे ईडी जो है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड प्रायोरिटी जाती है, थर्ड प्रायोरिटी जाती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बैंक में लोन नहीं है नौहरा शेख का, ये वजह से सेकेंड प्रायोरिटी में आ जाती है टेक्निकली। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट को जाती है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स के बारे में पैसा देने की ईडी ने थोड़ा बहुत बात किया है। अभी मैं टेक्निकल पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईमेल में तो बताया, लेकिन ये इसको, क्योंकि ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है, इसको हम थोड़ा बहुत पॉजिटिवली ले लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से उनको एक मेल आता है सीईओ की तरफ से, डियर सर, विथ रेफरेंस टू द ईमेल डेटेड फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर योर हॉनरेबल सर 11th रिगार्डिंग ओन बाय फ्री द प्रॉपर्टी सर्विस करेंटली अंडर अटैचमेंट विथ योर डिपार्टमेंट, सेम ईमेल भेज देती है, फॉरवर्ड कर देती हैं। ये 16 दिसंबर 2024 को जो पुराना ईमेल था उसी को इन्होंने उसको वापस, कोई नई कहानी नहीं, वही कहानी को वापस रिप्लाई कर देती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलती नहीं है। मतलब इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है कि जैसा बात करती हैं। अब हम बात करेंगे टोली चौकी की ज़मीन के बारे में, जो नौहरा शेख जो है बार बार बताती है ऐसे बिल्डर्स ने इनकी लैंड लूट ली, ये कर ली, वो कर ली। ये दोनों ऐसे बिल्डर्स और नौहरा शेख दोनों मिले हुए हैं, ये इस बात का गवाह है। क्योंकि देखिए 2015 में, दिसंबर 2015 में ऐसे बिल्डर्स ने इनको पैसे दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 2 2 और 50 लाख 2.5 करोड़ इसको दिया। फिर 2.5 करोड़ 2 किस्तों में 2 पेमेंट हुए हैं एक ही डेट को, दिसंबर 4 तारीख को, और ये 5 करोड़ का एडवांस दे दिया इन्होंने बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने 1 करोड़ 24 लाख 80,000 दिए, फिर जो है 10/12/2015 को। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि 10 दिसंबर 2015 को। फिर 14 को कुछ पैसे दिए 30 लाख रुपए। फिर इन्होंने कुछ 1 करोड़ 24 लाख 80 हज़ार दिए 14 दिसंबर 2015 को। फिर 1 करोड़ 24 लाख 80 हज़ार दिए इन्होंने 14 दिसंबर 2015 को। फिर 40 लाख 80 हज़ार दिए, फिर 40 लाख 80 हज़ार दिए, फिर 40 लाख 80 हज़ार दिए, 40 लाख 80 हज़ार दिए, 40 लाख 58 लाख 65,000, 58 लाख 65,000, 45 लाख 56,000, 1 करोड़ 28 लाख 38,000। तो ये दिसंबर में ही इतना ट्रांजैक्शन जो है आप देख सकते हैं ये हुआ है, ये दिसंबर में। फिर ये 45 लाख 46,000, ये पूरा मिला लेते हैं अब इसको ये दिसंबर के महीने में 2015 में इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। ये देखिए बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है। फिर देखिए 2000 जनवरी में भी 2016 में फिर से ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब ये कि देखिए पूरा मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, टोटली नौहरा शेख ने अपने पर्सनल अकाउंट से भी दिया है, हीरा रिटेल से भी दिया है, अलग अलग अकाउंट से जो नौहरा शेख ऑपरेट करती है, नौहरा शेख के अकाउंट से भी दिया। टोटल 114 पेमेंट गए हैं 2017 तक। 2015 को सिलसिला शुरू हुआ नौहरा शेख का, और 2017 तक जो है नौहरा शेख ने जो है इनको पेमेंट देती रही। और ये 1 करोड़ 48 लाख जो है का 148 करोड़ का ट्रांजैक्शन टोटली 114 बार जो पेमेंट थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके 2 सालों में, जो 2015 से लेकर के 2017 तक भी ये पेमेंट जो है जाता रहा, और 148 करोड़ देखते ही देखते पेमेंट कर दिया है नौहरा शेख ने। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि नौहरा शेख का कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ऐसे बिल्डर्स वाले हड़प लिए, फलाना कर दिए, ढिमकाना कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ठीक है। उसमें अलग चीज़ें हैं, और पहले से ही उसमें प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था, ये था वो था, लेकिन हम लोगों को ज़बरदस्ती जो है लिटिगेशन वाली एक जिसमें लोचा है, वो लोचा वाली प्रॉपर्टी टोली चौकी की दे दिया है ऐसे बिल्डर्स कर। चलो बराबर तुम जो बोल रही हो सकता है सच बात है। अब 2 साल तक तुम्हारे आंखें बंद थी। एक 148 150 करोड़ की बात है, मामूली बात नहीं है। 150 करोड़ मतलब पता है 150 रुपये नहीं है, या 1500 रुपये नहीं है, या 1,50,000 की बात नहीं है, या 15 लाख की भी बात नहीं है, ये 1 करोड़ 50 लाख की भी बात नहीं है, बल्कि 150 करोड़ 150 करोड़ की बात है। मोहतरमा नौहरा शेख आपा जान, मोहतरमा नौहरा शेख, ये 150 करोड़ की बात है, कोई मामूली बात नहीं है। आपने 2 साल तक
जो है बेवकूफ बनती रही। इसका मतलब तो बिजनेस क्या किया आपने? बिजनेस, आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, कहती हैं आपको बहुत बड़ी बिजनेस वाली कहती हैं, और हलाल की तिजारत चला रही थी, तो 2 साल तक आपको क्या ऐसे बिल्डर्स ने बेवकूफ बना के रखा था? इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हैं, इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं आप लोग, दोनों बराबर हैं, दोनों गलत हैं। एक को गलत कहना ठीक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, हर चीज़ का जो है हवाला है यहाँ पे, कोई भी छुपा हुआ नहीं है। ईडी की रिपोर्ट भी कहती है। अब देखिए एसएफआईओ का रिपोर्ट मैं क्यों आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए ईडी बार बार जो है ईमेल में तो लिखी है कि इन्वेस्टर्स को पैसा देना है, आप पैसा जो है जमा करो जमा करो जमा करो करके, लेकिन ईडी पीएमएल एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट ईडी जो है पैसा दे सकती है। लेकिन डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ये पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिपॉजिटर्स को दिया जाता है। ये मेरा डे 1 से यही स्टैंड है, आगे भी यही रहेगा, बराबर। अब मसला यह है कि ईडी पैसा देने की बात तो ईमेल में कभी एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। लेकिन अगर ये बात है तो पब्लिक का पैसा जो है, ये देखिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन में एसएफआईओ की रिपोर्ट है। ये एसएफआईओ की रिपोर्ट में साफ साफ जो है यहाँ पे कहा जाता है, पूरे चीजें जो है 49,20,600, देखो 49,20,600 जो 18 अक्टूबर 2024 को पेमेंट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को देने की बात कही थी। देखिए यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट में शायद टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस, उनकी फीस देने की बात जो थी, जो 17 फरवरी 2022 से लेके 16 अप्रैल 2023 तक सिलसिला चलता रहा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस जो है 49,20,600 रुपीज़, समझ में। तो ये फीस जो है हमारे पैसे से क्यों दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये बात इन्वेस्टरों को देने की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों दिया एसएफआईओ के कहने पर? मेरी बात यह है क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट एजेंसीज को होती है। हालांकि आईएमए में भी ऐसा ही थोड़ा बहुत जो है लो चार्टर्ड अकाउंटेंट को और दूसरे जो सैलरीज को वगैरह वगैरह आईएमए के इन्वेस्टरों के जो पैसे जमा हुए थे वो पैसों से दिया जाता था। फिर हमने उसको जो है कोर्ट में जाकर के उसकी बात रखी, तो कोर्ट ने उसको जो है सीरियसली ले करके हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो स्पेशल ऑफिस है उस समय, अभी तो अमलन आदित्य विश्वास साहब हैं, पहले दूसरे ऑफिसर थे, ठीक है। तो वो जो स्पेशल ऑफिसर थे उनको बताया कि नहीं, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, आप ऐसे पैसा, उनका पैसा जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, ये ऑडिटिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, या आपकी सैलरीज के वगैरह के लिए नहीं है, ये उनका पैसा है, आप ये पैसा गवर्नमेंट से लो। तो यहाँ पे ये पैसा अगर डिपॉजिटर्स एक्ट लग जाता तो ये पैसा जो 49,20,600 ये भी हमारा पैसा बच जाता। इसके अलावा कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। टोटल जो है इनका फीस कितना है ये देख लीजिए, अभी तक कितना ले चुके हैं, 1,14,81,400 इनकी टोटल बिल है। इससे पहले की पुरानी बिल है, ये 49,20,600 अलग बिल है, ये पुरानी बिल है, अब तक दिया गया है 1,14,81,400 ये भी दिया है 400 रुपीज। ये देखिए रुपीज 1,14,81,400 ओनली वॉज पेड टू दी सेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम, समझ में, ये पैसा दिया गया इससे पहले भी। तो ये दोबारा से 49 लाख यानी कि कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपए आपके पैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके चला गया। तो क्या मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई सच नहीं है? मैं डिपॉजिटर्स एक्ट क्यों कह रहा हूं? ये जो पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट की एजेंसी, इसको रोकने के लिए हमें डिपॉजिटर्स एक्ट का जरूरी है आना, इसमें एंट्री होना। जो अभी तक हमारे डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ऐसा कानून का इस्तेमाल, हमारे तरफ से वकील कहां है? इन्वेस्टरों के तरफ से वकील किधर है? कहां है वकील? अब वो हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन का है, वो तो बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। वो कहां बोलता है? वो तो जाता है, बस आता है, और उसका सदर जो है वो तो कभी अमेरिका में रहता है, कभी सऊदी में रहता है, कभी दुबई में रहता है। अरे वो इन्वेस्टर नहीं है, वो आप लोगों की फिक्र क्यों करेगा? हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन का आपने क्यों उसको सदर बनाया? ये आप नहीं सोचते,
पैसा खत्म होता जाएगा, गवर्नमेंट आपके पैसे लेती जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं ना, ये कोर्ट का ऑर्डर का जो है, कोर्ट को जो दिया गया वो प्रूफ है ये। देखिए आप, तो एसएफआईओ को बताया गया कि आप जो ये अकाउंट है जो है, जो 6 करोड़ रुपए जो जमा किया था नौहरा शेख ने, वो 6 करोड़ रुपए में से आप पैसा उठा लो, वहां से ले लो आप। तो इन्वेस्टरों को देने की बात कहां कर रहे हैं पैसे? कौन सा कोर्ट कर रहा है कि इन्वेस्टरों को पैसा देने की बात यहां पे कहां हो रही है? जमा तो हो रहा है, लेकिन पीछे खाली भी तो हो रहा है ना। बोल रहे कि हम देना है, लेकिन कौन से कानून से देना है? डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है जो इन्वेस्टरों को पैसे देने की बात करता है? यही वजह से तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर 12,000 या 13,000 के जो एसएफआईओ के क्लेमेंट्स की बात आती है, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग जो है दूसरे लोगों को जगाएंगे, जो नॉन कंप्लेनर्स है उनको अगर हम मौका देने की कोशिश करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा और हम लोगों को नुकसान होगा, हम लोगों को पैसा कम मिलेगा। आपकी फिक्र जायज़ है, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा सवाल भी ये है, तो ऐसे चीज़ों को हमने आने क्यों दिया? जब मैं ये 2020-21 में ये बता चुका था वीडियो बना के, और कुछ लोगों को जो याजुद माजुद मुंबई वाले हैं उनको मैंने इसके बारे में आगाह भी किया था, भाई देखो ऐसा नहीं है, कर्नाटका में ऐसा हो रहा है, आप लोगों को भी ऐसा ही तेलंगाना में और महाराष्ट्र में करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में पछताओगे, बोल के मैंने पहले ही बताया था। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, मुझे पागल बोल दिया, ब्लैकमेलर बोल के मुझे हटाया गया जानबूझ के। अभी हाल ही में कल की बात करो, ये बात मैंने पॉइंट उठाई, हुज्जत हो गई तो मुझे ग्रुप से ही हकाल दिया। जो सच बोलता है उसको तो ऐसे ही बोलेंगे, पागल बोलेंगे, ब्लैकमेलर बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलते रहेंगे, माँ बहने की गालियां देते रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हक पर हूँ और मैं लोगों को हक दिलाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जो मेरी बात सुनेगा उसके लिए कुछ अच्छा होगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसके लिए अल्लाह मालिक। और वही बात, मेरी बात पे मत जाइए, सच जो है आप एक वकील से एक बार बात कर लीजिए। फरहान रशीद एक यूट्यूबर है, उससे ज्यादा क्या है? जो दूसरे याजूद माजूद है मुंबई वाले, वो भी तो यूट्यूबर्स हैं। आप यूट्यूबरों के, आप आजकल यूट्यूबर वकील कहां से बन गए? बराबर। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब ऐसा आपके नाक के नीचे पैसा खाली होता जाएगा तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? ये देखिए, अभी 577 करोड़ देना है, यानी कि 580 करोड़ रुपए देना है पब्लिक को, बराबर। उसमें 2332 इन्वेस्टर्स क्लेम्स इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 101.95 crore were received and it is submitted since these claims were received after the due date, the same were not taken up for the verification। तो ये भी एक जो है एक ट्रू कॉपी दी गई है कि इसमें और थोड़े क्लेमेंट्स भी हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया है, पास इन ऑर्डर टू rectify and modify paragraph 12 and 13 of the order dated 18/10/2024 replacing the department therein as SFIO instead of ये तो पेमेंट की बात है। दूसरा क्या है? आप लोगों की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? ईमेल तो करा है, लेकिन कोर्ट में कहाँ बात हो रही है? जस्ट नौहरा शेख से बात हो रही है कि हम इन्वेस्टरों को पैसा देना है, आप पैसा जमा करो इन्वेस्टरों को, लेकिन कोर्ट में कहाँ बात हो रही है इन्वेस्टरों को देने की बात? रिटर्न में पूछ रहा हूँ मैं। ईडी तो बोल रही है, लेकिन ईडी का कानून इसकी इजाजत नहीं देता, पीएमएल एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता, सिर्फ डिपॉजिटर्स एक्ट होता है। तो आप लोग जो है ये बात को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। टू द ट्यून ऑफ 580 करोड़, अनेबल टू रेज द अमाउंट। इसीलिए तो 32 आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट वुड आल्सो बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। इससे पहले भी बता दिया है और कैंसिल हुआ है, सब कुछ हुआ है यहाँ पे, ऐसा कोई भी नहीं है। ये देखिए 18 अक्टूबर की ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे अटैच की गई है। किस लिए की गई है? बात यह है कि आखिरकार मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वापस इसमें आता हूं मैं, एसएफआईओ की रिपोर्ट में आता हूं। यहां पे मैं आता हूं, एक सेकेंड। The bail granted, देखो पॉइंट नंबर 1, या thus the aforesaid 32 is liable to be cancelled, तो 32 हटा गया।
Today, when the matter was taken up for the hearing, the learned counsel responded accused not able to positive statement. Positive statement दिया. In such circumstances, the RT2 petition seeking clubbing of all the FIRs is here by order to be dismissed. यानी कि जो तमाम FIR को एक जगह जमाने की बात करी थी नौहरा शेख ने आर्टिकल 32 के तहत, वो डिसमिस हो गया है, खलास हो गया है, यानी कि उसने वो केस हार गई है. The SFIO shall now proceed further in accordance with law, यानी कि as per Companies Act. The bail granted by this court stands cancelled. We grant 2 weeks time for the accused to surrender before the authority concerned. 2 हफ्ते का टाइम दिया था surrender होने के लिए. All FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law. अब ये 7th point है. 7th point बहुत important है. EOW और महाराष्ट्र की है, ये मुंबई की है, और जो है ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लेटर में. इकोनॉमिक ऑफेंस विक मुंबई और MPAD एक्ट के तहत, और तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ TPID एक्ट, हैदराबाद का स्पेशल ऑफिसर. इन दोनों की बात को जो है स्टेट को जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है. ऑल द FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law. यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पॉइंट नंबर 7. तो ये पॉइंट नंबर 7 को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है, नहीं तो ये रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था. रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है. तो कहां से अभी वापस से ये केस खुलने वाला है? सिर्फ पेमेंट को लेकर के नया MA डाला गया, लेकिन इस बात को लेकर के, ये 7th पॉइंट को लेकर के किसने इसको चैलेंज किया? क्या नौहरा शेख ने इसको चैलेंज किया? क्या इसकी चेंज करवाई? नहीं करवाई. तो कहां से होगा? तो ये डिपार्टमेंट वाले कौन है जो मैं ये लेटर में बता रहा हूं? ये दोनों डिपार्टमेंट वाले हैं, मुंबई की EOW और CCS जो है वो हैदराबाद की. ये दोनों डिपार्टमेंट को काम करना है अभी, क्योंकि 7वां पॉइंट कहता है कि उनको काम करना है और लोगों को इंसाफ दिलाना है. इन्वेस्टिगेशन करो, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करो बोल के. उसके बाद यहाँ पे ED के बारे में बताया. ED को भी, उसको भी कह दिया कि आप भी अकॉर्डिंग, तो तीनों को बताया. तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुंबई की EOW और बाकी के स्टेट जितने भी हैं उनको भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है, सब लोगों को बताया गया कि आप अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करो. ED को भी बोला, SFIO को भी बोला, और जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत है उनको भी बोला. लेकिन क्या डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो डिपार्टमेंट आता है वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है. वो बस अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बोल के डेट पे डेट निकाले जा रहे हैं. पिछली बार मुंबई के सेशन कोर्ट्स में यही हुआ है, बेखौफ बनाया गया है. ये काम क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद ये 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वी क्लैरिफाई दैट SFIO shall investigate only offences related to the company's law. Rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the respective state. अब मैं जो अभी तक जो चिल्ला रहा था, वो चिल्लाने की बात ये है कि आप लोग इसको देखिए. पहले इसको देखने के बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे SFIO की रिपोर्ट में 18 अक्टूबर 2024 को, 18 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर दिया गया था, वहां पे क्लियरली बताया गया, वी क्लैरिफाई दैट, फिर से क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, SFIO shall investigate only offences under relating to the Companies Act law. Rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the respective states. यानी कि मुंबई की EOW, तेलंगाना की CCS, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे. SFIO को सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत काम करना है. तो पब्लिक को SFIO कहां से पैसे देगी, ये मेरा सवाल है. कहां से पैसा देगी SFIO? जो SFIO में क्लेम फॉर्म भरे हैं उन लोगों को SFIO कहां से देगी, जब कंपनीज एक्ट इसकी प्रोटेक्शन देता ही नहीं है? दूसरे स्टेट्स को इजाजत दे दिया है. यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है. मैं ये बताना चाह रहा हूं लोगों को. तो यहाँ पे द aforesaid order shall not come in the way of the respondent accused if shall wants to apply for bail afresh in the event of some changed circumstance in future.
यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एमए डाली है नौहरा शेख ने 7/7/2024 वो सिर्फ बेल के रिलेटेड मैटर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये 10th पॉइंट जो है वो सिर्फ बेल के लिए है, बेल के लिए कुछ भी नहीं है। बेवकूफ बनाया जा रहा है आप लोगों को और सुलाया जा रहा है। वी हैव इन्फॉर्म्ड that some contempt proceedings are also pending, the same shall remain pending। तो ये 11 पॉइंट जो है हम लोगों को बताया गया कि वो जो एक मौला शरीफ आया था उसके बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस है। बाकी ये जो हमारे पैसे जो है खर्च होते रहेंगे उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी वही बताया, पहले पेमेंट हुआ था, अभी पेमेंट पेंडिंग है। तो ये पेमेंट का ब्रेकअप दिया गया है कि कितना कितना किसको किसको पेमेंट है, क्या क्यों देना है, क्या चार्जेस हैं, फोटो कॉपीज़, ज़ेरॉक्स निकालने के लिए उसको, फिर बहुत सारी चीज़ें के लिए इन्होंने यहाँ पे बिल डाली है। ये न्यूज़पेपर में जो इन्होंने नोटिस डाली थी उसकी पब्लिक नोटिस, उसके पैसे हमारे जेब से काटे गए। उसके बाद ये सीए जो था उसको जो है 8,20,000 रुपये 20,100 रुपये उसकी मंथली पेमेंट थी। तो ये अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है 4.57 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं एसएफआई के पास। तो हमारी कौन सुनेगा यहाँ पे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लेटर लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है। ये लेटर है जहाँ पे हम डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को ऑलरेडी स्टेट्स को ऑर्डर दी गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन लोकल स्टेट की पुलिस करेगी, तो उन लोगों को आगे बढ़ना है, अभी तक क्यों नहीं कर रही है करके हमें लेटर लिखना है। बस इतना ही है। इंशाल्लाह फिर से मैं इस बात को लेकर के आपके सामने हाजिर ज़रूर होऊंगा। तो फिलहाल ज़्यादा बात करने को नहीं है, ऑलरेडी 41 मिनट्स हो गए हैं। तो आपसे मैं इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। लंबा वीडियो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा मैंने इसमें किया है और वीडियो जो है इसलिए लंबा गया कि हम 2-3 रिपोर्ट्स को आपके सामने कंपेयर करने के लिए आए थे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, लेकिन कल का जो वीडियो है वो सिर्फ 18 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ था उस बात को लेकर के इंशाल्लाह हम फिर से जो है एक वीडियो ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।